जिसको हम मैया करके पूछते हैं, वो जमुना आज मैली है। अब हर साल वो जमुना में डुबकी लगाने की बात करते हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कोई मकान नहीं लेंगे, कोई गाड़ी नहीं लेंगे। आपने देखा उसके सब बच्चों की कसम खाने वाले व्यक्ति ने सब उल्टा किया। खुली कमीज, खुली पैंट, बड़े एक नंबर से बड़ी चप्पल पहन के लोगों को लुभाने का काम वो करते हैं। जेल से निकलने के बाद केजरीवाल साहब ने क्या किया कि मैं 5 महीने अंदर रहा, इसलिए वो सड़कें सब खराब हो गई। पंजाब से पराली जलती है, इसलिए हमारे दिल्ली में प्रदूषण हो जाता है। लेकिन अब खाली शीश महल बनाने के लिए करोड़ों रुपया सरकार की जेब से चला गया। दिल्ली में शराब की पॉलिसी ले आए, जिसमें उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए का घपला किया है। कांग्रेस ने तो ये बना लिया था कि ये मुस्लिम देश ही बन जाएगा। भारत में अगर हिंदू मेजॉरिटी में है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बने। इस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति भीड़ में से खोजते हुए भारत के प्रधानमंत्री को गले लगाने की बात को की तरफ बढ़ते हैं, जो मोदी जी इज द बॉस। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जायसवाल और मेरे साथ मौजूद है आज नरेंद्र चावला जी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने और मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी संगठन से जुड़े हुए सबसे पुराने नेता हैं। और पहले कॉलेज की राजनीति से फिर भारतीय जनता पार्टी में आए और उसके बाद निगम पार्षद बने, मेयर बने। काफ़ी समय तक दिल्ली के लोगों को अपनी सेवा इन्होंने दी है। और बीजेपी पार्टी में दिल्ली के अंदर शायद इनसे सुलझे हुए नेता मुझे आज तक कोई नहीं मिले। तो सर, सबसे पहले तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। सर, अभी जो दिल्ली के जो हालात चल रहे हैं, दिल्ली की जो राजनीति है, ये बड़े ही गंभीर एक मोड़ पे आ चुकी है। दिल्ली के पर्यावरण की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, वो इस वक्त ऐसी कंडीशन में आ गया है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। राजनीति इस मुकाम पे आ गई है कि हर आदमी, हर नेता आज के टाइम में, चाहे से कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का, सिर्फ एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं। इन सब के बीच में दिल्ली की जनता पिस रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर सर आप क्या सोचते हैं? दिल्ली की विकट परिस्थिति है। दिल्ली भारत की राजधानी है जी। मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पे, जो कि एक राजधानी में नहीं होनी चाहिए। दिल्ली को अच्छी गवर्नेंस की ज़रूरत है, जो हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले 10 वर्षों से हम उसमें कहीं चूक गए हैं। दिल्ली की जनता भी चूकी है और ये उसी चीज़ का परिणाम है कि हम इस सब एक भय में और एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहाँ वातावरण बहुत ही दूषित है। आपने पर्यावरण की बात करी, दिल्ली गैस का चैम्बर बन के रह गई है। दिल्ली की नदी जिसके किनारे पे दिल्ली बसी है, इंद्रप्रस्थ, वो जमुना नदी, वो दिल्ली की लाइफलाइन, जिसकी लाइफलाइन है। और दिल्ली जिसका पानी पीती है, दिल्ली जिसके किनारे पे बसी है, जिसको हम मैया करके पूछते हैं, वो जमुना आज मैली है, गंदी है, विषैली है। ये हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को जो संकट में स्थिति है, उससे उभरने की ज़रूरत है। सर, दिल्ली की जैसे अगर मैं यमुना नदी की जैसे बात हुई है हमारी, तो अरविंद केजरीवाल साहब जब दिल्ली की सत्ता में आए थे तो बाकायदा इन्होंने बड़े ज़ोरों शोरों से घोषणा की थी। और हर साल वो घोषणा करते हैं कि मैं इस साल यमुना नदी को बिल्कुल पवित्र कर दूंगा, इस साल मैं यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा। अच्छा, कई बार सर हम लोग इन सब मुद्दों को जब उठाते हैं तो कई जो उनके समर्थक कह लीजिए, वो हमें आते हैं सोशल मीडिया पे, हमें गाली बकते हैं कि आप केजरीवाल साहब से ये सवाल क्यों पूछते हो, आप मोदी साहब से सवाल क्यों नहीं पूछते। जबकि मेरा कहना ये है कि दिल्ली के मुखिया जो है वो अरविंद केजरीवाल साहब, उनकी पार्टी है। और यमुना नदी के नाम पे उनको वोट मिले थे, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं यमुना नदी पर आज यमुना नदी नदी ना रह के सिर्फ एक गंदा नाला बन गई है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये बात तो उनको सत्ता में आने से पहले भी पता थी। और केंद्र सरकार जिसमें मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, वो कभी भी इस बात को लेकर के सौतेला व्यवहार नहीं करती कि यहाँ हमारी पार्टी नहीं है।
लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कॉपरेशन की ज़रूरत होती है। उससे जब किसी से कोई चीज़ लेनी होती है तो झुकना पड़ता है। और केंद्र कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता है, केंद्र तैयार रहता है, बल्कि केंद्र ही है तभी दिल्ली की अभी भी ये हालत बची हुई है। अदरवाइज़ तो और हालत ख़राब हो जाती, क्योंकि केंद्र अभी भी मदद करके बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसें दे रहे हैं। अभी भी जमुना को साफ़ करने के लिए और इसको करने के लिए कई हज़ार करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन उनका उपयोग उस काम के लिए नहीं हो रहा है। उस काम के लिए वो उपयोग ना करके उसका दुरुपयोग हो रहा है अपने विज्ञापन दे करके, या किसी और मदों में उनको खर्च किया जा रहा है जिसका हिसाब किताब वो नहीं दे रहे हैं। ये दिल्ली की जनता को ही उनको आखिरकार पूछना पड़ेगा। वो अपने भाषणों से और अपने लुभाने वाली चीज़ों को बतला करके लोगों को झुठलाते हैं, उनको धोखा देते हैं। अब उन्होंने बहुत सारे वादे 10 साल पहले से किए थे। अब हर साल वो जमुना में डुबकी लगाने की बात करते हैं, हर नल में स्वच्छ पानी देने की बात करते हैं, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। सीवर जाम पड़े हैं और नालियाँ बह रही हैं, सड़कों पर कूड़ा जिसको हटाने के नाम से वो निगम में भी काबिज हो गए थे कि हम दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। वो कूड़े के पहाड़ तो उनसे हटे नहीं, उसको भी हटाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो केंद्र सरकार कर रही है। उनको वहाँ से कूड़े को हटा करके जो नितिन गडकरी साहब जो नेशनल हाईवेज बना रहे, बॉम्बे एक्सप्रेसवे बना रहे, दूसरी सड़कें बना रहे, उन कूड़े को वहाँ से हटा करके उनमें वो इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इनके आने के बाद तो पूरी दिल्ली में सड़कों पर और गलियों गलियों में भी कूड़ा हो गया। इनके वायदे और इनकी कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है। उसी प्रकार से इन्होंने कहा था कि हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कोई मकान नहीं लेंगे, कोई गाड़ी नहीं लेंगे। आपने देखा उसके सब बच्चों की कसम खाने वाले व्यक्ति ने सब उल्टा किया। हम लोकपाल बिल लाएंगे, हम जमुना को साफ़ कर देंगे, हम अच्छी नीतियां लाएंगे। शराब की नीति ले आए, गली गली में गुरुद्वारे, मंदिर, आर्य समाज, उनके आगे शराब की दुकानें खोल दी। ये सब पैसे को कमाने के लिए और सब लोगों को धोखा दे करके अपने सत्ता में काबिज बने रहने के लिए और राज्यों में भी कब्ज़ा करने के लिए इस विषैली भूख को बुझाने के लिए वो लगे रहे। सर, अभी आपने बात करी डीटीसी बस की, तो अभी लगभग 3-4 दिन पहले डीटीसी एकता यूनियन के जो अध्यक्ष थे श्री ललित कुमार जी, वो ललित चौधरी साहब, वो हमारे यहाँ स्टूडियो आए थे और उन्होंने हमें बताया कि कितनी परेशानी वो लोग झेल रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि अरविंद केजरीवाल साहब हर बार दिल्ली वालों को बताते हैं हमने इतनी इलेक्ट्रिक बसें हमने लगा दी हैं, हमने इतनी सीएनजी बसें लगा दी हैं, जबकि हमें चौधरी साहब ने बताया कि 70% बसें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हुई हैं, 30% बसें हैं जो सिर्फ दिल्ली सरकार की हैं। पर आज स्थिति ये है कि वो जितनी भी बसें वो ये कहते हैं भैया इलेक्ट्रिक बसें हम लेके आए, हमने चलाई है, और उसके बावजूद वो मोदी सरकार को और बीजेपी गवर्नमेंट को जमकर गालियाँ बकते हैं। उनका काम यही है, एलजी साहब को गाली देना, मोदी साहब को गाली देना, ये उनका एक रवैया बन चुका है कि उनका व्यवहार है। वो जिस विचार को रखते हैं उसमें ये गाली देना उनके स्वभाव में आ गया है। और ये खुली कमीज, खुली पैंट, बड़े एक नंबर से बड़ी चप्पल पहन के लोगों को लुभाने का काम वो करते हैं। आपने ठीक कहा कि वहाँ भी दी गई बसें केंद्र सरकार द्वारा हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, ताकि दिल्ली में प्रदूषण कम हो। कई हज़ार करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को प्रदूषण को कम करने के लिए मिल चुका है। कई हज़ार करोड़ रुपए उनको दिल्ली में हेल्थ के सिस्टम को चलाने के लिए मिल चुका है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो आयुष्मान योजना, जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें 5 लाख तक का इलाज लोगों को मुफ्त मिलता है, बाकी जगह पे बाकी प्रदेशों में लागू है, लेकिन दिल्ली में वो लागू नहीं है। सिर्फ ये कह करके कि यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक चलता है और यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। जबकि यहाँ हम मोहल्ला क्लिनिक में देख चुके हैं कि किस तरह से जानवर पसरे रहते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी आपने देखा किस प्रकार से बीसीएस और बिजली की कंपनियों में भी जिस प्रकार से पर्दाफाश हुआ है कि किस प्रकार से लोगों को ओवरचार्ज करके, मीटर लगा करके और दूसरे
अन्य प्रकार के चार्जेस लगा करके उनको लूटा जा रहा है। कमर्शियल के रेट्स दिल्ली में बहुत हाई हैं, जबकि और राज्यों में बिजली के रेट्स, कमर्शियल रेट्स बहुत कम हैं। और जहां वो फ्री बिजली और फ्री पानी देने का वादा करके दिल्ली के सत्ता में काबिज़ हुए थे, वो अगर आप देखें तो वो झूठा साबित हुआ है। इसी प्रकार से अब वो एक्सपोज होने शुरू हो गए हैं और उनको लग रहा है कि अब वो दिल्ली की सत्ता से जा रहे हैं। सर, जो अरविंद केजरीवाल साहब पहले जब दिल्ली में जब उन्होंने अपनी सरकार बनाई तो काफ़ी टाइम तक जब दिल्ली के अंदर गंदगी कूड़े के ढेर लगने शुरू हुए तो वो हर बार ये रोते थे कि भाई एमसीडी मेरे पास नहीं है और एमसीडी अगर आ जाए तो हम दिल्ली की सड़कों को पेरिस बना देंगे और सफाई बढ़िया हो जाएगी, जो कूड़े के पहाड़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कूड़े के पहाड़ ख़त्म तो हुए नहीं, और बढ़ गए हैं। इवन कि उनके आसपास रहने वाले 3-4 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी जीवन तो वैसे भी नर्क कर दिया है सर। दूसरी बात ये, अब वो एमसीडी भी उनके पास आ गई है। एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल साहब की तमाम इनके नेता हैं, तो उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर एक कूड़े के मतलब ये पहाड़ तो एक अलग चीज़ है सर। आप गली कूचों में चले जाओ, इवन कि जो हमारा दफ्तर है, आपका घर जहाँ जनकपुरी में भी है, यहाँ पे भी कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं सर। जी, ऐसा मैंने पहले भी बताया कि वो इस नाम से कह कर के दिल्ली नगर निगम में आए थे कि हम दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। वो तो हटे नहीं, बल्कि गली गली में, सड़कों पर भी, जहाँ कूड़ा घर हैं वहाँ भी, जहाँ FCTS लगे हैं वहाँ भी, सब जगह पर कूड़ा लबालब सड़कों पर फैल गया, गंदगी फैल गई। आवारा जो जानवर हैं वो सब कूड़ा घरों के आसपास नज़र आए, दीवारें टूट गईं, पूरी तरह से सब कचरा ही पड़ा हुआ है। उसको साफ़ करने की मंशा उनकी नहीं है। इसके लिए विज़न चाहिए होता है, उसके लिए कुछ करना होता है। कचरे से बिजली बनाना, कचरे से और चीज़ें बनाना, मलबा जो घरों से निकलता है कंस्ट्रक्शन के टाइम, CND वेस्ट, उससे टाइल्स बनाना, ये सब विजन्स हमने 15 साल जब हम निगम में रहे तो हमने ये सब विजन्स करे और हमने इस सब पर काम किया। उन विजन्स को उस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी, उस पर और आगे काम करने की ज़रूरत थी। हमने गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग करने की नीति बनाई, उनको घरों से गीला और सूखा छटनी करके अलग अलग लेने की, कलेक्शन करने की बात करी, लेकिन उन सब को उन्होंने धूमिल कर दिया। हमने कूड़े से खाद बनाने की बात करी, लेकिन उसको भी उन्होंने धूमिल कर दिया। हमने वेस्ट टू वंडर बनाया, जो कि 7 वंडर्स पार्क बना, जो ये गाड़ियाँ और ये सब वेस्ट निकलता था, लोहा, लंगर, रिक्शा, उस सब से हमने एक सुंदर पार्क डेवलप कर दिया सराय काले खां पे। उसके अलावा भी अगर आपने देखा हो तो पंजाबी बाग में भी हमने पूरे भारतवर्ष के जितने मोमेंटो हैं, जितने मोमेंट्स हैं, जितनी अच्छी आकर्षित बिल्डिंग्स हैं और सब चीज़ें हैं, वहाँ की उन सब बिल्डिंग्स को भी वहाँ बनाया। बॉम्बे को भी बनाया, महाराष्ट्र का, इसी तरह से अलग अलग प्रदेशों को, आंध्र प्रदेश, इन सब का भी वहाँ पे हमने एक बहुत सुंदर हमने एक पार्क को डेवलप किया, वो भी वेस्ट से भी इकट्ठा करके किया। ये सब पर लेकर के दूसरे राज्यों ने तो काम किया, लेकिन इन्होंने उस पर काम नहीं किया, बल्कि ये उन फाइलों पर भी बैठ गए, उसको आगे नहीं बढ़ाया, उसके फिर उसको काम को स्लो कर दिया। ऐसे ही मेट्रो के भी काम को आगे बढ़ाने में ये रोकते हैं, फाइलों पे साइन नहीं करते। इस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ज़माने में, मदन लाल खुराना साहब के ज़माने में जिस प्रकार से मेट्रो का विस्तार हुआ, तो वो सब काम है। और अभी देखिए, आप पोल्यूशन की बात में फिर आता हूँ, जिस प्रकार से UAR का बनाया, कितने हज़ार ट्रक दिल्ली से होके ही ना गुजरें, इस सब की विजन जो है गडकरी साहब और मोदी साहब ने रखी, तभी ये बाहर से सब निकल कर के जाते हैं, जो कि दिल्ली में से होकर के हैवी ट्रैफिक होकर के जाता था। अगर आप ये सोचिए कि अगर वो ट्रक्स भी अभी दिल्ली में होकर के गुजरते होते तो ट्रैफिक का क्या हाल होता और यहाँ पोल्यूशन का और कितना बुरा हाल होता। अभी भी ग्रैफ जो है 3 या 4 लग गया है, कल से, आज से लग गया है, उसको लागू कर दिया गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शंस पे रोक लगी है। लेकिन मेजर कारण उसमें क्या बताया जा रहा है? जो सड़कों पे धूल पड़ी है, जो उसको सफाई नहीं की जा रही है, उसको हटाया नहीं जा रहा है, ये सब भी इसकी जिम्मेवार कौन है? आप रोहतक रोड से अंदर एंटर करिए दिल्ली में, आप तमाम खड्डे इतने गड्ढे हैं, और फिर उसका दोष
जेल से निकलने के बाद केजरीवाल साहब ने क्या किया कि मैं 5 महीने अंदर रहा इसलिए वो सड़कें सब खराब हो गई। अरे 5 महीने आप अंदर रहे लेकिन आम आदमी पार्टी की ही सरकार थी, 5 महीने में ही वो सब खड्डे हो गए और ख़राब हो गए, मेरे को काम नहीं करने दिया गया, मुझे हमारी सरकार को कामों को रोका गया है। अरे सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आके खड्डे कर दिए क्या, या वहाँ पे मिट्टी डाल दी क्या? आप करते ना सफाई, आपको कौन मना कर रहा है? लेकिन ये सब दोषारोपण की नीति करना और फिर अपने नामों की वाहवाही लूटना, और यही सब काम है। पहले पंजाब के ऊपर दोषारोपण करते थे कि पंजाब से पराली जलती है इसलिए हमारे दिल्ली में प्रदूषण हो जाता है, लेकिन अब पंजाब में सैकड़ों जगह पे, फिरोजपुर और दूसरी जगहों पे टीवी में और कैमरे से पता लग रहा है, गूगल से पता लग रहा है, पिक्चर से, कि वहाँ पे पराली जलाई जा रही है, लेकिन वहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। अब उनका दोष हरियाणा और उत्तर प्रदेश पे है कि वहाँ पे पराली जल रही है। अब हमारे को उत्तर प्रदेश से तकलीफ हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए दूसरों पर दोषारोपण करना एक उनकी आदत बन गई है। ये ऐसा हमें महसूस होता है। अच्छा सर, केजरीवाल साहब का भी पीछे उन्होंने एक बयान भी दिया था, उनका कहना था कि भाई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद हैं और हमें ये लोग काम नहीं करने देते, हम लोग कोई प्लानिंग करते तो इसको ये लोग खाली मतलब आंदोलन करना है या हमें नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, पर हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। और अगर दिल्ली में कोई काम रुक रहे हैं तो वो इनके 7 सांसद हैं जो इनके कामों को रोक रहे हैं। किसी ने नहीं रोका। पहले भी दिल्ली के 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, अब भी दिल्ली के 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। अभी निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है और विधानसभा में भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपको काम करने से कौन रोक रहा है? आप अच्छे कामों को लेकर के आइए, आप रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव काम करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। आप खुद किसी फाइल पे साइन करेंगे नहीं, किसी प्रिजाइडिंग अफसर को बनाने के लिए भी साइन नहीं करेंगे। खाली शीश महल बनाने के लिए करोड़ों रुपया सरकार की जेब से चला गया। कितने एयर कंडीशन लगाए, कितनी जगह उन्होंने घेर ली, कितने बेडरूम्स उन्होंने बना लिए, कितने के सोफ़े और कितने कपबोर्ड्स उन्होंने ले लिए। इसकी सब की क्या आवश्यकता थी, जबकि वो कहते थे कि मैं आम आदमी हूँ। और किस प्रकार से उन्होंने बिहेव किया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और किस प्रकार से वो दिल्ली में शराब की पॉलिसी ले आए जिसमें उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए का घपला किया है, भ्रष्टाचार किया है, और वो भ्रष्टाचार गवाही से स्पष्ट हो गया। वो खुद कहते थे कि मैं भी कभी पकड़ा जाऊं या कभी मैं भी पाया जाऊं तो मुझे जेल भेजा जाए, और मनीष सिसोदिया भी कभी पकड़े जाएं तो उन सबको भी जेल हुई है। और वो कोई अभी छूटे नहीं है, अभी बेल से छूटे हैं। बेल हिंदुस्तान में एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें एक समय के बाद एक आदमी को जेल में नहीं रखा जा सकता जब तक कि वो सारी चीजें, प्रोसीजर्स को पूरा ना किया जाए। और जब वो प्रोसीजर्स पूरे हो जाएंगे तो वो फिर उनको जेल में जाना पड़ेगा, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, किस प्रकार, और चाहे वो खुद केजरीवाल साहब हो। जबकि सारी गवाही और सब लोगों ने, जिन लोगों ने उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है, वो सब ऑन रिकॉर्ड, वो लिखित तौर पर सब कुछ कोर्ट में सबमिटेड कर दिया गया है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया में भारतवर्ष में समय लगता है और वो प्रक्रिया पूरी होगी तो आप देखते जाइए ये फिर से जेल में जाएंगे। पर ये तो कहते हैं कि भी हमें जमानत मिल गई क्योंकि हमने कुछ किया नहीं था, मतलब ये अपना आपको अब दिखाने लग गए कि हम बिल्कुल पूरी तरीके से दोषी हैं, मतलब निर्दोष हैं, और बीजेपी ने हमें फंसाया था और कोर्ट ने उनको आईना दिखा दिया। नहीं, जमानत मिलना एक कानूनी प्रक्रिया है, एक समय के बाद। सभी पढ़े लिखे लोग ये जानते हैं, पर जो कम पढ़े लिखे लोगों को वो बनाना, धोखा देना, उनकी आंखों में धूल झोंकना, गरीब आदमी का वो रखना, इस तरह की वो अफवाहें भी फैलाते रहते हैं। कभी वो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बोलते हैं, कभी किसी और के लिए बोलते हैं, कभी किसी और धर्म के लिए बोलते हैं। ये सब बातें वो बोलते हैं और वो लोगों को झुठलाकर फुसला करके अपने काबिज करते हैं। लेकिन मुझे अभी लगता है कि अब दिल्ली की जनता काफ़ी समझ गई है और आने वाले समय में इनको इनका आईना अवश्य दिखाएगी। सर, अभी हम लोग जहाँ है जनकपुरी के अंदर, और हमारा दफ्तर भी है, आपका घर भी जनकपुरी में है, और यहाँ के जो एमएलए राजेश ऋषि जी आम आदमी पार्टी के, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है पिछले काफ़ी समय से ये लापता है, किसी क्षेत्र में दिखते नहीं है। यहाँ तक कि इनके दफ्तर के आगे का ये हाल था अभी पीछे कि उनकी पूरी सड़क धंस गई थी और
मतलब दुर्घटना होते होते बच्ची है, कई लोग मर भी सकते थे उसकी वजह से। और काम तो बहुत दूर की बात है, अगर यहाँ के आसपास के मैं 3-4 किलोमीटर का एरिया अगर देख लूं तो उसमें कूड़ों का ये हाल है कि जैसे जनकपुरी में ये रेड लाइट है सर, आपको पता ही, वहाँ डेली जाम लगता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सड़क के ऊपर कूड़ा फेंका जाता है, जबकि मेन रोड है वो चलता हुआ। जो आपने सड़क धंसने की बात करी, जी। ये सड़कें दिल्ली में ही नहीं, जनकपुरी में, जो कि बहुत ही पॉश इलाका है, हाईली टैक्स पेयर लोग यहाँ पे जी। रहते हैं, वहाँ पे भगवान महर्षि वाल्मीकि मार्ग पर भी 2-3 बार ये हादसा हो चुका और कई माह तक वो सड़क धसी रही और उसको दुरुस्त नहीं किया गया। अभी पीछे भी वो सड़क को बंद किया गया था और उसको दुरुस्त नहीं किया गया था, अब शायद उसको खोला गया है। 2 बार वहाँ पे हो चुका। एक C2B पर कम्युनिटी सेंटर के सामने, कम्युनिटी हॉल के सामने भी सड़क धंस गई। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी अगर आप प्रोफेसर जोगिंदर सिंह मार्ग पे जाएं तो वहाँ से आगे जाके यू टर्न लेकर के आएंगे तो वहाँ भी बैंक के सामने सड़क धंस गई। ऐसे बहुत सारी जगहों पे सड़क धंसने के हादसे अक्सर जनकपुरी में होते रहते हैं और लोगों को हम तो यही आगाह करते हैं कि आप थोड़ा ध्यान से चलिए। और ये इससे पहले वो प्रोफेसर जोगिंदर सिंह मार्ग पे जहाँ वोटिंग सेंटर है दिल्ली असेंबली का, जहाँ वोट बनाए और काटे जाते हैं, जल बोर्ड का दफ्तर है, वहाँ भी सड़क धंस गई थी। ऐसी बहुत सारी जगहों पे इंसिडेंट हुआ है, कभी भी कहीं भी सड़क धंस जाती है और फिर उसको महीनों तक उसको रिपेयर नहीं किया जाता है। ये सब इनकी नाकामी और इनका भ्रष्टाचार का आईना है, वो सबको दिखता है। कूड़े की बात पे फिर आते हुए कि कूड़ा बहुत ज़्यादा सड़कों पर फैला है, इनकी सरकार है और निगम में उनको जो कंसेशनर है, जो कूड़े को उठाने वाला है, उसको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। जब आप किसी को पैसे ही नहीं दोगे तो मुफ्त में काम कौन करेगा। और खाली यही नहीं, आप कहीं भी चले जाइए वहाँ सब कूड़े का ढेर है, क्योंकि ये सब उनसे मिल करके भ्रष्टाचार करते हैं और असल में जो काम करना चाहिए उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। इनका काम खाली अपनी जेबें भरने का है। और हमारे भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, विधायक जी कामों के प्रति सीरियस नहीं है, कहीं नज़र नहीं आते। उनको जो दिल्ली की जनता ने और जनकपुरी की जनता ने इतने वोटों से जिताया है, उनकी जवाबदेही है कि वो जनकपुरी की जनता के लिए हमेशा जागरूक रहें। और जनकपुरी में जनकपुरी के अलावा का कूड़ा क्यों गिर रहा है? आप बाहर के एरिए के कूड़े घरों के लिए वहाँ उनके लिए जगह बनाइए, कूड़ा वहाँ गिरिए, जनकपुरी में क्यों गिरा जाए? जनकपुरी के कूड़ाघर या FCTS जो सेंटर बने हैं वो जनकपुरी के लिए हैं, वो दूसरे क्षेत्रों के लिए नहीं है। लेकिन वो बाहर से कूड़ा ला करके वहाँ डंप किया जाता है और उसको उठाया नहीं जाता। सर, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जितने भी नागरिक होते हैं, एक उनके सरकार का काम होता है, जितने भी नागरिक हैं उनको उनकी बुनियादी जरूरतें पूरे करना है। जैसे शिक्षा हो गया, पानी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब तो वो चीजें बुनियादी जरूरतें जो हर एक नागरिक को मिलनी चाहिए और एक समान मिलनी चाहिए। पर अगर मैं बात करूं दिल्ली की, जो कि देश की राजधानी है, हमारे इस दफ्तर के अंदर भी अगर हम शाम के समय मोटर चलाते हैं तो काला जहरीला पानी आता है। तमाम लोग जो हैं वो पानी के लिए आज के समय में परेशान है। एक टाइम में बामुश्किल पानी आता है, वो भी साफ आ जाए तो आम आदमी को यही पानी पीना पड़ता है, क्योंकि इतने पैसे होते नहीं कि घर में वो RO वगैरह कोई सिस्टम लगा सके। अधिकतर कॉलोनी आज भी दिल्ली में ऐसी है जिनमें पानी जो है वो टैंकर से सप्लाई होता है। मारा मारी है सर इसके लिए, और कई जगह तो ये हाल है कि वहां तो टैंकर भी नहीं पहुंच पाते। तो इन सब चीजों को लेके अगर मैं एक वोटर के हैसियत से बात करूं सर, तो क्या आपको लगता है कि ये जो हो रहा है दिल्ली की जनता के साथ, ये ठीक है? टैंकर माफिया को हटाने के नाम से ये आए थे, शीला दीक्षित को जेल में भेजेंगे इस नाम से ये आए थे, दिल्ली में लोकपाल बिल लाएंगे ये इसको कह करके लाए थे, बिजली और पानी के बिल माफ होंगे, वो मुफ्त होगी ये उसको कह करके आए थे। लेकिन इसमें से कोई काम इन्होंने नहीं किया। जहरीला पानी, गंदा पानी और सीवर वाला पानी दिल्ली की जनता को, जनकपुरी की जनता को पीने के लिए मिल रहा है, क्योंकि सीवर और पानी की लाइनें आपस में मिक्स हो गई हैं। सीवर, दिल्ली जल बोर्ड का जो मामला है, हजारों करोड़ रुपए वो घाटे में चला गया है, जबकि वो कई हजार करोड़ के फायदे में चलता था। इन्होंने उसका भ्रष्टाचार करके उसको सबको उसका बट्टा गोल कर दिया है। इसलिए सीवर आज साफ नहीं होते। सीवर के जो टेंडर किए जाने चाहिए, उसको ट्रंक सीवर्स को क्लियर किया जाना चाहिए, जो बड़ी मशीन और ट्रक के मशीनों के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे
डिस्ट्रिक्ट सेंटर और फिर केशवपुरम मंडी के पास जो ट्रंक सीवर्स हैं जहां आगे थ्रू होता है, उसको जो क्लियर करने का टेंडर है उसको नहीं लगाया जाता। और दिल्ली की जनसंख्या भी बड़ी है, और आप अगर वर्टिकली देखें बहुत सारे फ्लोर्स बने हैं, लोगों की जनसंख्या बड़ी है, उसको देख करके जो पाइपलाइंस का सुधार और उसको जो बनाने का काम इनको करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया। इसलिए ये प्रॉब्लम खाली जनकपुरी में नहीं, पूरी दिल्ली में ये जो समस्या बनी हुई है। और पीने का पानी लोग खरीद करके, मजबूरी में खरीद करके 30 रुपए की 20 रुपए की बोतल बाज़ार से खरीद करके पानी क्या ला करके पी रहे हैं। सर 2025 में अब आने वाले चुनाव हैं, और इन चुनाव को लेके आप किस नज़रिए से देखते हैं इस चुनाव को? मैं पहले वाली बात में और आपके एक जोड़ना चाहता हूं कि यहाँ पे जनकपुरी और इस तरफ पंखा रोड पे एक नाला बहता है जो कि फ्लड डिपार्टमेंट का है, जिसको उनको साफ़ करना चाहिए, वो साफ़ ही नहीं करते। कितनी गंदगी और कितनी बदबू वहाँ से आती है गुजरने के लिए। बहुत सारे वहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हैं जिसमें जो लोग अंदर की तरफ वहाँ रहते हैं, उस पुलों से होकर के गुजरते हैं, उनको साफ़ किया जाना चाहिए, वो साफ़ नहीं किया जाता। और जो आपका दूसरा प्रश्न है कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है वो चुनाव बहुत ही गंभीर है और बहुत ही संजीदगी से दिल्ली की जनता को सोच समझ करके उसमें वोट देना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक्सपोज हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें अपने सभी सीटों पर, बहुत सारी सीटों पर जीत करके आएगी और लोग समझदारी से इसमें वोट देंगे, ताकि दिल्ली में जो काम विकास के रुके हुए हैं, जो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, चाहे वो जल बोर्ड के हों, चाहे वो ट्रैफिक के लेकर के हों, चाहे वो पोल्यूशन को लेकर के हों, या और स्वास्थ्य को लेकर के हों, इसमें मूलचूल सुधार करने की आवश्यकता है। केंद्र ने तो बहुत सारे एम्स और बहुत सारे अस्पताल बनाए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोविड के समय में भी अस्पतालों में अपने हाथ खड़े कर दिए थे। तब अमित शाह साहब ने अपनी बागडोर अपने हाथ में ली थी, तब जाकर के ये दिल्ली की हालत कुछ सुधरी थी। नहीं तो इन्होंने तो ना इनके पास ऑक्सीजन थी, ना इनके पास ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए वो टैंकर्स थे, ना इनके पास और जो सुविधाएं दी थी, बल्कि जो केंद्र सरकार से भी सुविधाएं मिल रही थी उस पर ये अपने स्टिकर्स चिपकाने का काम कर रहे थे कि ये केजरीवाल साहब का है, देन है। ये वो उल्टा काम कर रहे थे। वो तो देखा गया था, वो तो काफ़ी सारी वीडियोस भी दिखी। सर आने वाले चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी जी को आप किस जगह देखते हैं? क्योंकि जिस हिसाब से अभी पिछले काफ़ी समय के अंदर राहुल गांधी जी ने कहते हैं कि कांग्रेस का काफ़ी कद बढ़ाया है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, उनको इस देश से प्रेम नहीं है। गांधी परिवार ने बहुत साल राज्य किया है जी, इस देश में राज किया है, उस चीज़ का उनको फूबिया है। और उनको इस देश से जिसको प्रेम होता है वो इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। हाँ, वो सत्ता के लालच और लोभ में रहते ज़रूर हैं, उनको सत्ता का मोह है, वो उनको मिल नहीं पाता है। इसलिए वो अभी दूसरी पार्टियों से हाथ मिला करके कोशिश करते कि उनके वोट बैंक्स के साथ मिल करके, चाहे वो इनिशियली उन्हीं का वोट बैंक रहा हो, उनके साथ वो मिल करके उनके वोट्स को ग्रैब करके कुछ सीटों पर काबिज होने की बात समझते हैं, करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनका जहाज जो है वो डूब गया है और डूब रहा है। सर भारतीय जनता पार्टी पे तमाम विपक्ष के नेता, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल साहब भी ये इल्जाम हमेशा लगाते हैं कि बीजेपी लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो इस देश को अपना देश माने, अपना राष्ट्र माने, उसको कभी बांटने की बात नहीं करती है। भारत देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी हैं। मोदी जी हर धर्म के उसको स्वीकार करते हैं, हर उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, चाहे वो सिखों का हो, चाहे वो मुस्लिम्स का हो, चाहे वो क्रिश्चियंस का हो। वो सभी के धर्मों में के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं, वो जाते हैं, उनमें अपना उनको अभिवादन करते हैं, उनको बधाई देते हैं और उनको अपने साथ जोड़ करके काम करने की भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी का स्वागत करती है, लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे बहुसंख्यक में हिंदू रहते हैं, उनका भी अपमान भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करती, या उनको वो भी लगता है कि यहाँ ये हिंदू इसमें जो है बहुसंख्यक हैं, उनका भी इस देश पर कोई हक है, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सर आप इस बात से कितना मानते हैं इस बात को, या इस बात का समर्थन करते हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए?
नहीं, भारत को अभी जब आपने अखबारों में पढ़ा हो तो कांग्रेस ने तो ये बना लिया था कि ये मुस्लिम देश ही बन जाएगा। तो लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने में भी कोई हर्ज नहीं है, हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन उसमें सभी की सहभागिता हो। आज राम मंदिर बना है, सभी की सहभागिता से बना है, और भारत में अगर हिंदू मेजॉरिटी में है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र में ये थोड़ा है कि हम किसी को काट देंगे, किसी को मार देंगे, या किसी का वध कर देंगे, या किसी का अपमान करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उनका भी सम्मान होना चाहिए, आपके धर्म का भी सम्मान होना चाहिए, आप भी सम्मानित ढंग से रहें, आप भी प्यार से रहें, छोटे भाई बड़े भाई का जैसे रिश्ता होता है उस रिश्ते से रहिए। कब मना करते हैं? भारत देश हिंदू राष्ट्र बने, ऐसी सबकी है, और भारत ही खाली हिंदू राष्ट्र नहीं, विश्व गुरु बने, ऐसी भी कल्पना भारत के लोग और भारत के राजनेता कर सकते हैं। सर, अभी पीछे बांग्लादेश में जब दंगे हुए, उसके अलावा पहले श्रीलंका में भी हुए थे, पाकिस्तान में भी जो हिंदू रहते हैं उनके साथ भी अक्सर जिस तरह का व्यवहार होता है वो छुपा नहीं है। इन सब चीजों को लेके कई बार लोग ये कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी है उनको इन सब चीजों में हस्तक्षेप करना चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर जो हिंदू है, अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू है, बांग्लादेश में जो दंगे हुए थे वो उनका इंटरनल एक मामला था, पर घूम फिर के हुआ क्या कि लास्ट में वहां पे हिंदुओं को पीटा जा रहा था, हिंदुओं के साथ मार पिटाई हो रही थी। अभी कनाडा में जैसे आपको पता है कि हिंदू मंदिर के ऊपर अटैक हुआ, हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ। इन सब चीजों को लेके भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी, पीएम हो या किसी और देश के हों, जो मोदी जी इज द बॉस, और किस प्रकार से अपने घुटने के बल पर आ जाते हैं देश के राष्ट्रपति, किस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति भीड़ में से खोजते हुए भारत के प्रधानमंत्री को गले लगाने की बात को की तरफ बढ़ते हैं, कोई हाथ मिलाने की तरफ बढ़ता है। किस प्रकार से मोदी जी जब जाते हैं और उनको हजारों लोग वहां पे उनका शो होता है, उनको लोग सुनने आते हैं, ये अपने आप में एक गौरव की बात है। और निश्चित तौर पर आज चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो या किसी और देश का कोई युद्ध हो, रशिया का युद्ध हो या किसी और कंट्री का युद्ध हो, आज भारत की तरफ लोग निगाहें टकटकी लगा के देख रहे हैं कि भारत उसमें इंटरफेयर करके उनके युद्ध को युद्ध विराम की ओर ले जाएगा। भारत अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन अपनी विदेश नीति की भी हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उस विद इन लिमिटेशंस के साथ आपको कुछ चीजें जो सरफेस पे नजर नहीं आती, वो काम भी मोदी सरकार करती है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। लेकिन निश्चित तौर पर बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर कोई अटैक हुआ, इसकी निंदा भारत सरकार भी और भारतीय जनता पार्टी भी घोर निंदा करती है, और ये नहीं होना चाहिए, ये महसूस किया जाता है। सर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अब ये जो आने वाले चुनाव हैं, इनके लिए जितने भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग क्या सोच के चुनाव करें, किस नेता का चुनाव करें, क्या चीज़ों को दिमाग में रख के वोट करें? क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और आज इसके अंदर समस्या एक नहीं 1000 है। आज यहाँ पानी की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, करप्शन की समस्या है, बेरोजगारी, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके साथ अब धमकियाँ, गोलीबारी, अपराध महिलाओं के प्रति बढ़ रहे हैं, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है वो घाटे में जा रहे हैं। इन सब चीजों के लिए आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हमारी दिल्ली की जनता को किस नेता का चुनाव करना चाहिए? एक अच्छे नागरिक बने। हम सब प्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखें, हम पानी का संरक्षण करें, उसको वेस्ट ना करें। इस प्रकार से और भी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सही व्यक्ति का चुनाव करें, जो लगता हो कि इन सब चीज़ों के लिए वो काम करेगा, इस दिल्ली के लिए काम करेगा। दिल्ली के नक्शे को अपने दिमाग में रख करके अगर एक व्यक्ति का हाथ से हाथ और नाक से नाक और पैर से पैर जोड़ देंगे और पीछे एक अच्छा व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री बने, उनके इलाके से एक अच्छा व्यक्ति या महिला या पुरुष कोई भी हो वो प्रतिनिधित्व करे, जो उनके सुख दुख का साथी बने और उनकी क्षेत्र की समस्याओं के लिए दिन रात खड़ा रहे, ऐसे व्यक्ति का जब आप चुनाव करेंगे तो निश्चित तौर पर दिल्ली का और दिल्ली की जनता का भी भला होगा, ताकि हम और एक अच्छे देश की राजधानी को सुंदर, सुदृढ़ और अच्छा, स्वच्छ, साफ सुथरा, हरा बना सके। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ नरेंद्र चावला जी। बहुत पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने दिल्ली को उस हालात में देखा है जो हालात आज आप और हम देखने के लिए तरस रहे। मतलब एक स्वच्छ साफ सुथरी दिल्ली को
निर्माण जब भारतीय जनता पार्टी करना शुरू किया था, तो तब से सर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और आज उस दिल्ली का क्या हाल हो गया वो आप और हम सब लोग देख ही रहे हैं। तो दिल्ली के तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग ऐसे ही जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी या देश के जितने भी बड़े नेता, उन सबको आपके सम्मुख लाते रहेंगे। और सर से जो कि जनकपुरी के काफी लोग हमें देखते हैं, तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो अगर नरेंद्र चावला जी से किसी भी प्रकार का अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उसका जवाब हम सर से लेंगे। और देश विदेश की तमाम इसी प्रकार की खबरें, राजनीतिक खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। वीडियो सही लगी तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।